हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज मैं लेबर लॉ का एक नया कानून आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, जिसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा काफ़ी सारे पार्ट्स में, क्योंकि काफ़ी बड़ा कानून है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आज जो मुझे कराना है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। आप लोगों ने कई बार अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से पीएफ के बारे में, जिसको हम प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, उसके बारे में सुना होगा। तो पीएफ का एक अपना एक ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड का एक ऑफिस है। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम भी आती है, पेंशन स्कीम भी इसका एक साथ में पार्ट है। तो अगर हम इस कानून को देखें तो ये तीन चीज़ों के ऊपर बात करता है। सबसे पहला कि प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, दूसरा पेंशन फंड के रिगार्डिंग, और तीसरा ये बात करता है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड के रिगार्डिंग, जो कि हम फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले इंप्लॉयज़ को प्रोवाइड कराएंगे उनकी सैलरी से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट करके। तो प्रोविडेंट फंड का अगर आप लोगों ने हल्का फुल्का भी आप लोगों को आइडिया होगा अपने एल्डर्स या पेरेंट्स के थ्रू, तो आपको आइडिया पता होगा कि प्रोविडेंट फंड में कुछ इस तरीके से कंट्रीब्यूशन होती है कि आपकी सैलरी का मतलब आपकी सैलरी वेजेस जो आप अर्न करते हैं उसका एक पोर्शन डिडक्ट किया जाता है, और आपका एम्प्लॉयर भी उतना पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में मान लीजिए एम्प्लॉयर बी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और आप ए अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी से कटवा के, तो आपके प्रोविडेंट फंड में जो जमा होगा वो ए प्लस बी जमा होता है, और ये डिपॉजिट होता रहता है सालों साल तक। उसके बाद आप चाहें, आप तो काफ़ी प्रोविजंस में रिलैक्सेशन आ गई है और ऑनलाइन का सिस्टम होने के बाद आप अपने प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए, और उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो मेजर यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि प्रोविडेंट फंड जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक तरीके की बहुत बड़ी सेविंग स्कीम है, जो कि उसके रिटायरमेंट के बाद जो उसका पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योर करने के काम आती है, और उसको कम से कम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, जब वो स्टैब्लिशमेंट छोड़ देगा, उसकी उम्र हो जाएगी 58-60 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद उसके पास एक फाइनेंशियल कुछ अमाउंट रहेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू रख पाए। तो प्रोविडेंट फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रोविडेंट फंड इंडिया में, अगर मैं वैसे सेविंग्स की बात करूं, तो हर एम्प्लॉय के लिए अपनी सैलरी से अलग से पैसा निकाल के सेव करना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सीइंग द वेज रेट एंड सीइंग द अदर एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इन द वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड द अदर एस्टैब्लिशमेंट, तो वो पर्टिकुलरली इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी इनकम से सर्टेन एरिया खुद से निकाल रहे हैं। तो उसमें जब आपका पीएफ कटता है तो आपका वो एक हिस्सा ऑलरेडी कट रहा है वहां पे पीएफ का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे पीएफ अप्लाई होता है। तो वो आपके लिए एटलीस्ट एक ये फायदा हो जाता है उन एम्प्लॉयज के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप में होते हैं, कि उनका एक पैसा बचता रहता है जो उनका एक लंबे टाइम बाद एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, और इंटरेस्ट तो उसके ऊपर मिलता ही है। तो इसीलिए पीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। अब जरा बात करते हैं कि ये वाला कानून सेक्शन 1, देखिए कानून का नाम मैंने आपको बता दिया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये वाला कानून आपके पूरे होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। अगली चीज, ये कानून एप्लीकेबल उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जो कि शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 क्या है मैं बता देता हूं। इस वाले कानून के लास्ट में एक शेड्यूल, एक लिस्ट लगी हुई है जहां पे इंडस्ट्रीज दी हुई है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे आपका जो पीएफ एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, बीड़ी की इंडस्ट्री है, आपकी केमिकल की इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, 100+ इंडस्ट्रीज उसमें मेंशन है। तो वो इंडस्ट्रीज में जहां पे 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स को हमने एम्प्लॉय कर रखा है, उन जगहों पे ये वाला कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर अगर मैं अदर एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करूं जहां पे गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट पे भी हम लगाना चाहते हैं प्रोविडेंट फंड का कानून, तो वहां पे भी 20 या उससे ज्यादा
अगर एम्प्लॉयमेंट हो गई है वर्कर्स की उस फैक्ट्री में या उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहां पे इस वाले कानून को अप्लाई कर दिया जाएगा। मगर ध्यान रखना कि ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 का मतलब है, सेक्शन 16 में आगे करवाऊंगा, मैं बता देता हूं। सेक्शन 16 बात करता है उन एस्टैब्लिशमेंट की जहां पे ये कानून अप्लाई नहीं होता, जिन जगहों पे, जिन फैक्ट्रीज पे ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उन एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। अब देखिए, सवाल आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन एस्टैब्लिशमेंट पे ये कानून अप्लाई कर सकती है जहां पे 20 या उससे कम लोग काम कर रहे हो, कि मतलब कि 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, मगर फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे ये वाला जो प्रोविडेंट फंड का लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है? लॉ कहता है यस, ये पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, मगर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को उस केस के अंदर मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस सर्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप रातों रात एप्लीकेबल नहीं कर सकते किसी स्टैब्लिशमेंट पे किसी कानून को, तो आपको मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस स्टैब्लिशमेंट के अंदर जहां पे 20 से कम लोग भी काम कर रहे हैं वहां पे हम प्रोविडेंट फंड लगाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं जहां पे, अभी मैं सेक्शन 1 के अंदर ही हूं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज उस एस्टैब्लिशमेंट में जो वर्क कर रहे हैं वो एग्री कर गए हैं कि इस जो ये वाला जो कानून है, ये कानून उनके एस्टैब्लिशमेंट पे लगना चाहिए। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे, जिन जगह पे मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज एग्री कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है किसको? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को। सेंट्रल प्रोविडेंट, अभी मैं ऑफिसर्स के बारे में बात करूंगा तो उसमें मैं ये जिक्र करूंगा। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स को अप्लाई किया है, उसके पास एप्लीकेशन दी है, या फिर ऑन अगर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां पे मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ये चाहते हैं कि वहां पे ये वाला कानून लगना चाहिए, तो क्या वो लग सकता है? क्या वो एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे उस जगह पे भी उस एग्रीमेंट के डेट से या उसके किसी भी सब्सिक्वेंट डेट से, मतलब जिस दिन इन सारे एम्प्लॉयज ने एग्री किया है या फिर उसके कोई भी सब्सिक्वेंट डेट से भी, उसके आगे के किसी दिन से, इस प्रोविडेंट फंड के लॉ को उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए अगली बात, लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन पे ये वाला लॉ अप्लाई हो गया है और उसके बाद वहां पे वर्कर्स 20 से लेस हो गए हैं, तो क्या ये कानून इनएप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे? क्वेश्चन ये है। लॉ कहता है नहीं। एक बार अप्लाई हो गया, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट पे एक बार अगर ये लॉ लग गया, तो उसके बाद दैट द पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ, भले ही नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड जो है वो वहां पे 20 से नीचे ही क्यों ना हो जाए। लॉ क्लियरली ये चीज स्टेट करता है। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 पे। ये थोड़ा बड़ा कानून है, इसलिए मैं आराम आराम से इसके सेक्शंस कराऊंगा, क्योंकि इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 हमारी डेफिनेशंस की बात करता है। सबसे पहली डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अगर आप लोग मेरे लेबर लॉ की वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मैंने कई बार ये डेफिनेशन कराई, और मैं डेफिनेशंस पे क्यों इतना फोकस करता हूं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है और अंडरस्टैंडिंग में भी ठीक रहता है। पहली वीडियो इसलिए मैं डेफिनेशन की कराता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉस की लिंक दी हुई, आप चेक कर सकते हैं। जिसको वीडियोस नहीं मिलती या कोई रैंडम पार्ट से कभी वीडियो मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारा कानून मैंने सेक्शन बाय सेक्शन, पार्ट बाय पार्ट कवर करा रखा है। देखिए, अगर मैं उस एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करूं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या फिर मैं एक रेलवे कंपनी की बात करूं, कोई एस्टैब्लिशमेंट की जो रेलवे कंपनी से कनेक्टेड है, कोई एस्टैब्लिशमेंट की जो रेलवे कंपनी से कनेक्टेड है, या फिर मैं पोर्ट्स की बात करूं, या फिर मैं माइंस की बात करूं, या फिर मैं ऑयल फील्ड्स की बात करूं, या फिर मैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज की बात करूं। कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज वो हो जाती हैं आपकी यूनियन की वो इंडस्ट्रीज है जिन पे यूनियन का जोर चलता है। नोटिफाइड इंडस्ट्रीज हैं ये। कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज की बात करूं, या फिर मैं उन इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं
जिनका डिपार्टमेंट मोर देन वन स्टेट में है, जिनका डिपार्टमेंट 1+ स्टेट में, मोर देन 1 स्टेट्स में है, तो यहां पे जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो रूल मेकिंग होगी, वहां पे जो पावर होगी वो पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी तो उनके रिगार्डिंग जो ऑफिसर्स भी होंगे वो आपके सेंट्रल के ऑफिसर्स होंगे, और वो रूल्स निकलेंगे या जो भी सर्कुलर्स निकलेंगे उसके फर्दर, उसके रिगार्डिंग जो इंपावर्ड होंगे वो वाले ऑफिसर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। अगला है अदर एस्टैब्लिशमेंट्स की रिगार्डिंग। अदर मतलब इनको छोड़ के अगर मैं अदर एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करूं जहां पे प्रोविडेंट फंड लगता है, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। और ये मोर और लेस लगभग हर लेबर लॉ में एक ही किस्म का है। अगर आपने मेरी लेबर कोड्स की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार लेबर कोड की वीडियो देख लीजिए। मैंने एक कोड ऑन वेजेस पे कंप्लीट करवा दिया, बाकी 3 कोड्स पे भी अब मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं, और एक एक सेक्शन करवाऊंगा वीडियोस में। सेक्शन 2AA ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आगे जाके जब हम पावर्स को एक्सरसाइज करने की बात करेंगे तो वहां पे कई बार डायरेक्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर का भी जिक्र हो सकता है, इसीलिए ऑथराइज्ड ऑफिसर का अभी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे सेंट्रल प्रोविडेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उसके बाद एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी सेंट्रल डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसर नोटिफाई करे, इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसर को नोटिफाई कर दे, मतलब किसी अगर अदर ऑफिसर्स को बाय एनी अदर नेम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करना चाहती है तो वो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम डेफिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, जो कि है आपका सेक्शन 2B वेजेस, सॉरी बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस का मतलब है, हालांकि अलग अलग लेबर लॉज में वेजेस की जो डेफिनेशन है वो काफी डिफर करती है। यहां पे ऑलरेडी बेसिक वर्ड का जिक्र है, अदर लेबर लॉज में आपको वेजेस मिल जाएगा, बेसिक वर्ड के साथ नहीं मिलेगा। तो बेसिक से यहां पे एक चीज समझने वाली है कि यहां पे अगर जहां पे बेसिक वर्ड लग गया ना तो आप ये समझ लीजिए कि अदर जो अलाउंसेज हैं जो आपको मिलते हैं किसी भी फॉर्म में, आपको सैलरी का जो आपकी वेजेस का पार्ट बनाते हैं, जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, जैसे आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, आपका ओवर टाइम अलाउंस हो गया, या फिर कोई भी अदर अलाउंसेज जो सिमिलर नेचर का है, वो सारी एक्सक्लूड हो जाएंगी। अगर मैं वेजेस की बात करता हूं तो आपको कई सारे लेबर लॉज में डेफिनेशन मिलेगी जहां पे बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस जो आपके वेजेस की डेफिनेशन बनती है, यूजुअली यही होता है मैक्सिमम लॉज में। लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बेसिक वेजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविडेंट फंड किस अमाउंट पे कटेगा तो उसके रिगार्डिंग इसका यूज और इसकी यूटिलिटी काफी ज्यादा है। तो बेसिक वेजेस के अंदर वो सारी इमॉलमेंट्स जो कि एक एम्प्लॉय अर्न करता है वाइल ऑन ड्यूटी, अर्न वाइल ऑन ड्यूटी, और पेड लीव्स। अगर मान लीजिए छुट्टी पे भी गया तो वो उसकी अर्न लीव्स है या उसकी पेड लीव्स है, तो वो आपके बेसिक वेजेस का पार्ट बनती है। मगर यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, कि इस बेसिक वेजेस की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं या हम उसको नहीं डालेंगे, वेजेस में ऐड नहीं करेंगे यहां पे पर्टिकुलर सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग, वो चीज यहां पे मेंशन है। सबसे पहली चीज कैश वैल्यू। कोई भी फूड कंसेशन जो मिलता है उसकी कैश वैल्यू बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी जो फूड डिस्काउंट मिलता है उस व्यक्ति को,
उसका जो भी कैश में वैल्यू निकलेगा उस डिस्काउंट का, उसको हम इसका पार्ट नहीं बनाएंगे। पहली बात, बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं बनाएंगे। दूसरा, कोई भी डियरनेस अलाउंस, यूजुअली ये एडेड होता है मगर वेजेस के डेफिनेशन में होता है, आपको बेसिक वेजेस करके डेफिनेशन अदर लेबर लॉज में नहीं मिलेगी। डियरनेस अलाउंस या फिर आपकी एचआरए या फिर आपकी ओवर टाइम अलाउंस या फिर आपकी बोनस या कोई भी अदर सिमिलर अलाउंस, एचआरए जैसी कोई भी सिमिलर अलाउंस जो आपको मिलती है, वो आपको सैलरी के तौर पे मिल सकती है, वो आपको वेजेस के तौर पे मिल सकती है, मगर हम यहां पे कैलकुलेशन करते वक्त जब हम बेसिक वेजेस को निकालेंगे तब हम उसको नहीं डालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। तीसरा, प्रेजेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दिया है तो उसको हम बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं डालेंगे। कोई प्रेजेंट दिया है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो हम उसको बेसिक वेजेस के अंदर नहीं डालेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन 2C, कंट्रीब्यूशन। देखिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जिस मेंबर के रिगार्डिंग जो अमाउंट पेएबल है, जो कंट्रीब्यूशन पेएबल है, वो आपकी कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं बताता हूं, ये मेंबर क्या है, आपकी जो इंश्योरेंस, जो आपकी ये स्कीम है, प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम बनती है, तो उसका मेंबर कौन होगा? आपका एम्प्लॉय होगा। तो उसके रिगार्डिंग जो पैसा जाना है, जो उस फंड के अंदर, जो उस स्कीम के अंदर पैसा डाला जाएगा, वो आपकी कंट्रीब्यूशन पेएबल होगी। तो सेक्शन 2C वही चीज कह रहा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन पेएबल है, उस जो स्कीम का मेंबर है उसके रिगार्डिंग जो कंट्रीब्यूशन पेएबल है, या फिर जिस पे ये इंश्योरेंस स्कीम अप्लाई होगी, क्योंकि ये जो प्रोविडेंट फंड है ये 3 चीजों से बना है। मतलब ये जो कानून है इसमें 3 चीजों की आपको 3 अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। सबसे पहला प्रोविडेंट फंड का कंपोनेंट, दूसरा पेंशन फंड का कंपोनेंट, और तीसरा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम आपको यहां पे मिलेगी। क्योंकि इसके प्रियम्बल में ही क्लियरली ये चीज मेंशन था कि दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड फॉर एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो ये 3 कंपोनेंट से बना है। तो कंट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब यही है कि जो मेंबर उस स्कीम का है, जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है आपकी या फिर इंश्योरेंस स्कीम है, तो उसके अंदर उसके रिगार्डिंग जो भी कंट्रीब्यूशन पैसा जाना है, जो उस स्कीम में डलता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। सेक्शन 2D, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। देखिए, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लॉ कहता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाती है। अगर आप कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट की वीडियो का लिंक आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉस की प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की वीडियो मैंने बना रखी है। वहां पे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है कि जो पब्लिक, जो इंडस्ट्री यूनियन ने डिक्लेयर कर रखी है पब्लिक इंटरेस्ट में है, जैसे कि आपकी टेलीफोन की इंडस्ट्री हो गई, तो वहां पे कंट्रोल इसलिए ज्यादा होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि उसके उस ना चलने की वजह से, उस इंडस्ट्री के किसी भी किस्म से वहां पे कोई प्रॉब्लम होने की वजह से एक लार्जर स्केल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देती है कि ये हमारी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है। तो अगर इसके बारे में आप और बेहतर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, प्लेलिस्ट में लेबर लॉस में स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की वीडियो मैंने बनाई थी, उसको चेक कर लीजिए, आपको डिटेल में ये चीज पता चल जाएगी। सेक्शन 2E, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की ऑलमोस्ट सेम ही डेफिनेशन है। अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो ओनर या ऑक्यूपायर जो कि फैक्ट्री का है, और ओनर में इंक्लूडिंग एजेंट, ध्यान रखना, या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा अगर ओनर वहां पे नहीं है अवेलेबल तो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ये फैक्ट्रीज एक्ट के डेफिनेशन से रिजेंबल करता है एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है। अगर मैं अदर एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो जो बंदा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स पे, उस एस्टैब्लिशमेंट के अफेयर्स पे, वो, या फिर जिसको इंटरेस्टेड, जो कि उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है,
या फिर मैनेजिंग एजेंट है, जिनको पावर्स दी गई है या फिर जिनको वो इस्टेब्लिशमेंट चलाने का अथॉरिटी दी गई है, वो आपके एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। नाउ कमिंग अपॉन द अदर डेफिनेशन विच इज सेक्शन 2F, जो कि आज की लास्ट डेफिनेशन है, जिसके बाद डेफिनेशन की वीडियो में अगली मतलब डेफिनेशन का जो पार्ट है मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये लंबा कानून है और इसके बाद मैं सीधा कोड्स कराऊंगा। एक बार मेरा ये प्रोविडेंट फंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अब मैं जो 3 लेबर कोड जो लेटेस्ट पास हुए हैं अभी, क्योंकि एक मैं ऑलरेडी कोड एंड वेजेस करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर लिए, और बाकी जो 3 है जो काफी बड़े लेबर कोड्स हैं वो मैं इंटायरली एक एक सेक्शन करवाने वाला हूं, तो उसमें टाइम लगेगा, मगर आपको पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एक चीज एश्योर कर सकता हूं कि आपको सेक्शन बाय सेक्शन चारों लेबर कोड्स का इकलौता यहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। सेक्शन 2F टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। A person who is employed for wages, employee is a person who is employed for wages, किस काम के लिए? मैनुअल और अदरवाइज, दोनों वर्क को यहां पे कवर कर रखा है हमने, पहली बात। दूसरा, वो उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए वर्क कर रहा है जिसकी वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंप्लॉयर से आती है। मतलब कि यहां पे 3 कंपोनेंट है समझने वाले। सबसे पहला कि इंप्लॉय वो बंदा है जो वेजेस के लिए एम्प्लॉय किया गया, पॉइंट नंबर 1, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट, इंप्लॉय वो बंदा है जिसको हमने मैनुअल वर्क के लिए या फिर अदरवाइज मतलब किसी नॉन मैनुअल वर्क के लिए हमने एम्प्लॉय कर रखा है। स्किल्ड वर्क हो सकता है, नॉन स्किल्ड वर्क हो सकता है, क्लेरिकल वर्क हो सकता है, वो उन कामों के लिए हमने एम्प्लॉय कर रखा है। तीसरा कि वो द पर्सन इज वर्किंग इन दैट एस्टैब्लिशमेंट वेयर ही इज गेटिंग द वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वो उस एम्प्लॉयर से वेजेस अर्न करता है। पॉइंट नंबर 1। अब इसमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं जरा उसको भी समझ लेते हैं। यहां पे वो लोग भी, वो पर्सन भी इंक्लूडेड हैं जो किसके थ्रू इंप्लॉय हुए हैं? जो आपके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इंप्लॉय हुए हैं। काम इसी एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, मतलब वर्क ये इसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में कर रहे हैं, मगर ये इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हुए हैं, तो ये व्यक्ति भी इंप्लॉय की डेफिनेशन में सेक्शन 2F में प्रोविडेंट फंड के कानून में आ जाते हैं। सेकंड, यहां पे अप्रेंटिस भी इंप्लॉय की डेफिनेशन में आता है, मगर वो अप्रेंटिस नहीं, एक्सेप्ट दोज जो कि आपके अप्रेंटिस एक्ट के अंदर हैं, क्योंकि उनका एक सेपरेट है, अप्रेंटिस एक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो एकदम सेपरेट है अदर लेबर लॉज से। वो वाले जो अप्रेंटिस एक्ट के अंदर जो फॉल करते हैं अप्रेंटिस, वो आपके यहां पे सेक्शन 2F में इंप्लॉय नहीं कहलाते, पॉइंट नंबर 1। या फिर जो कि आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में, आपकी कंपनी का, आपके एस्टैब्लिशमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर में उनका जो स्टेटस है वो अप्रेंटिस का है, तो वो आपके अप्रेंटिस, मतलब वो वाले जो लोग हैं वो आपके इंप्लॉय नहीं कहलाएंगे। अदर देन दैट, अगर हम इन दोनों को हटा दें तो अप्रेंटिस भी आपके इंप्लॉय की डेफिनेशन में सेक्शन 2F में फॉल करेंगे। और आगे जाके इसका क्या रेलेवेंस है जरा समझते हैं। जब मैं इंप्लॉयर के डेफिनेशन की बात करूंगा, तो जब पीएफ काट के उस पीएफ को डिपॉजिट करने की लायबिलिटी की बात आएगी तो वो एम्प्लॉयर के सर पे होगी, जैसे कि ईएसआई कानून में मैंने आपको बताया था। और जब मैं एम्प्लॉय की बात करूंगा तो जिसका पीएफ डिडक्ट होगा वो तो डिडक्ट किसका होगा? जो एम्प्लॉय के सेक्शन 2F की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो इसीलिए ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जो डेफिनेशन का पोर्शन है वो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।